आज हम प्राचीन भारत के उस सबसे बड़े और महान राजनीतिक प्रयोग की बात करने वाले हैं जिसने पूरे उपमहाद्वीप का नक्शा ही बदल कर रख दिया था। ये सिर्फ एक पुराने साम्राज्य की कहानी नहीं है, बल्कि ये दिखाती है कि कैसे एक मजबूत विचार और अचूक रणनीति दुनिया को पलट सकती है। जरा सोचिए, एक ऐसा शिक्षक जिसे भरे दरबार में बेइज्जत किया गया हो, उसने महज अपने प्रतिशोध और बेजोड़ रणनीति के दम पर भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य कैसे खड़ा कर दिया। आज इसी रहस्य की परतों को खोलते हैं। इस चर्चा में हम करीब 150 सालों के एक विशाल सफर से गुजरेंगे, विदेशी आक्रमण के खौफ से लेकर साम्राज्य के बनने, उसके चरम विस्तार और आखिर में उसके पूरी तरह से बिखर जाने तक के सफर को समझेंगे। तो चलिए पहले हिस्से पर आते हैं। बात है 327 ईसा पूर्व की, जब भारत की उत्तर पश्चिमी सीमाओं पर सिकंदर महान के आने से एक बहुत बड़ा, वजूद मिटा देने वाला खतरा मंडरा रहा था। उस वक्त का कॉन्ट्रास्ट देखिए। एक तरफ मगध का राजा धनानंद था, जिसे विदेशी हमले की कोई परवाह नहीं थी, वो बस अपनी ही दुनिया में शराब और संगीत में मस्त था। और दूसरी तरफ थे तक्षशिला के एक प्रोफेसर, आचार्य चाणक्य, जो इस छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए देश को एकजुट करके यूनानियों के खिलाफ एक मजबूत दीवार खड़ी करने की जीतोड़ कोशिश कर रहे थे। और यहीं से एक ऐसे भयंकर अपमान की नींव पड़ती है जिसने आगे चलकर एक पूरी क्रांति को जन्म दे दिया। चाणक्य जब धनानंद को सिकंदर के खतरे से आगाह करने दरबार में पहुंचे, तो जानते क्या हुआ? धनानंद ने उनका भयंकर मजाक उड़ाया और उन्हें धक्के मारकर महल से बाहर निकाल दिया। बस उसी पल चाणक्य ने अपनी खुली हुई शिखा यानी अपनी चोटी की कसम खाई कि जब तक वो धनानंद के पूरे वंश का जड़ से नाश नहीं कर देंगे, तब तक अपनी शिखा नहीं बांधेंगे। उस एक अपमान ने उन्हें रुकने नहीं दिया। चाणक्य को पता था कि सिकंदर की सेना से आमने सामने लड़ना बेवकूफ़ी होगी, तो उन्होंने साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का सहारा लिया। उन्होंने ग्रीक सेना के बीच अफवाहें फैला दी कि ये देवताओं की जमीन है, जो नदी पार करेगा उसे भयंकर श्राप लगेगा। साथ ही दुश्मनों के खाने में जहर मिलवा दिया। नतीजा ये हुआ कि बिना कोई बड़ी जंग लड़े ही सिकंदर की थकी हुई सेना में ऐसा खौफ और विद्रोह पैदा हुआ कि उन्हें व्यास नदी से ही वापस लौटना पड़ा। ये कूटनीति का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। अब वक्त था उन निर्मम राजनीतिक दांवपेचों का, जो चंद्रगुप्त नाम के एक नए और शक्तिशाली नेता को गद्दी पर बैठाने के लिए बहुत जरूरी थे। देखिए, चाणक्य की रणनीति में भावनाओं की कोई जगह नहीं थी। एक अखंड राष्ट्र बनाने के लिए उन्होंने परम बलिदान को बिल्कुल जायज माना। अपने चुने हुए लीडर चंद्रगुप्त को बचाने के लिए उन्होंने पीपली वन के असली राजकुमार को धनानंद के हाथों मरने दिया। उनके लिए राष्ट्र का लक्ष्य किसी भी एक इंसान की जान से कहीं ज्यादा बड़ा था। शुरुआत में सीधे राजधानी पाटलिपुत्र पर हमला करना उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई, लेकिन चाणक्य ने इस हार से सीखा और अपनी स्ट्रैटेजी बदल दी। उन्होंने सेंटर के बजाय बॉर्डर्स पर फोकस किया, ठीक वैसे ही जैसे किसी गर्म चीज को हमेशा किनारों से खाना शुरू करते हैं। धीरे धीरे उन्होंने सीमावर्ती गांवों पर कब्जा किया, एक मजबूत सेना बनाई और आखिर में धनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की नींव रख दी। साम्राज्य की नींव तो रख दी गई, लेकिन अब बारी थी इसके अभूतपूर्व विस्तार की, जिससे मगध के भूगोल, खासकर झारखंड के लोहे और ओडिशा के हाथियों ने जबरदस्त ताकत दी। यहाँ चंद्रगुप्त की कूटनीति का लेवल देखिए। जब सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने हमला किया, तो उसे न सिर्फ हराया गया, बल्कि एक ऐसी ऐतिहासिक संधि हुई जो आज भी हैरान करती है। सिर्फ 500 युद्धक हाथियों के बदले मौर्यों को दहेज में पूरा का पूरा अफगानिस्तान और हिंदुकुश का इलाका मिल गया। साथ ही एक विवाह गठबंधन हुआ जिसने भारत की सरहदों को विदेशियों से पूरी तरह सुरक्षित कर दिया। इतने विशाल उत्तर भारत पर कंट्रोल बनाए रखने के लिए मिलिट्री भी तो वैसी ही चाहिए थी ना। तो उनके पास थी 6 लाख खूंखार पैदल सैनिकों की फौज। 6 लाख! उस दौर के हिसाब से ये एक अचंभित कर देने वाली सैन्य शक्ति थी, जिसने साम्राज्य की पकड़ को लोहे जैसा मजबूत बना दिया। और रुकिए, इन 6 लाख सैनिकों को बैकअप देने के लिए थे 9000 बख्तरबंद युद्ध खाते। आप इन्हें उस जमाने के चलते फिरते टैंक समझ सकते हैं। इमेजिन कीजिए, मैदान में हजारों हाथियों को अपनी तरफ आते देख दुश्मन के हौसले तो वैसे ही पस्त हो जाते होंगे। अब सवाल ये है कि इतने बड़े सिस्टम को वो चलाते कैसे थे? यूनानी इतिहासकार मेगास्थनीज बताते हैं कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन 3 लेयर्स में बटा था। पहला, जो गांवों में सिंचाई और जमीन देखता था।
दूसरा जो शहरों में व्यापार, टैक्स और विदेशियों को मैनेज करता था, और तीसरा पूरी तरह मिलिट्री की ट्रेनिंग और हथियारों के लिए था। इसी मॉडर्न और स्ट्रक्चर्ड नौकरशाही ने इस विशाल राज्य को एकदम परफेक्शन के साथ चलाए रखा। अब कहानी एक अहम मोड़ लेती है सम्राट अशोक के दौर में। ये वो वक्त था जब मौर्य साम्राज्य अपने ज्योग्राफिकल पीक यानी अपनी भौगोलिक सीमाओं के चरम पर पहुंच गया था। 1,00,000 ये वो खौफनाक नंबर है जिसने सब कुछ बदल दिया। कलिंग के युद्ध में 1,00,000 से ज्यादा लोग मारे गए। युद्ध के मैदान में बिछी लाशों और उस भयंकर तबाही ने अशोक की आत्मा को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। वो जीत तो गए थे, लेकिन उस आघात ने इतिहास की धारा को हमेशा के लिए बदल दिया। उसी भारी अपराध बोध से जन्म हुआ धम्म का। अशोक ने सैन्य विस्तार को हमेशा के लिए त्याग दिया। उन्होंने पूरी तरह से अहिंसा, धार्मिक सहिष्णुता और बौद्ध धर्म का मार्ग अपना लिया। शांति और नैतिकता के उनके ये संदेश आज भी पूरे एशिया में चट्टानों और स्तंभों पर उकेरे हुए मिलते हैं। लेकिन अब आते हैं इसके आखिरी अध्याय पर, जहां हम देखेंगे कि कैसे पूर्ण अहिंसा की ओर इस वैचारिक बदलाव ने अचानक और विनाशकारी पतन का रास्ता खोल दिया। 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु के बाद ये विशाल साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगा। उनके बाद के शासक कमजोर निकले और फिर से विलासिता में डूब गए। जब इंडो ग्रीक आक्रमणकारियों ने फिर से सीमाओं पर दस्तक दी, तो आखिरी मौर्य राजा बृहद्रथ ने अपनी अहिंसा की नीति का हवाला देकर उनसे लड़ने से ही मना कर दिया। नतीजा ये हुआ कि उनके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने भरी सेना के सामने राजा की हत्या कर दी, और इसी हिंसक तख्तापलट के साथ भारत के सबसे महान साम्राज्य का दुखद अंत हो गया। इतिहास का ये चक्र जाते जाते हमें एक बहुत गहरा सवाल दे जाता है। क्या अपनी सुरक्षा को दांव पर लगाकर पूरी तरह से अहिंसावादी हो जाना, क्या यही पतन और बाहरी हमलों को सीधा न्योता देना है? शांति के आदर्श और अपने वजूद को बचाने की कठोर रणनीतियों के बीच का वो सही बैलेंस आखिर है क्या? सोचिएगा जरूर। खैर, आज की इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं।